फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 10, 11th, 12th या इससे हायर क्लासेस में भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आज हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके फंडामेंटल को समझते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के या और भी अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारे टेक्स्ट बुक या फिर कहें तो मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने से पहले हमें एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा। एक्सिस क्या है? सिंपली अगर मैं कहूँ एक्सिस के बारे में, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती हो तो वो दोनों एक्सिस कंसीडर की जा सकती है। मतलब उनको हम अक्ष मान सकते हैं, हिंदी में अक्ष मान सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है, दो तरह की लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस को जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस को हिंदी में तो कोटि कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे एब्सिशा कहते हैं, जबकि एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स एक्सिस, ये आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस को हम ऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। इसे हिंदी में भुज कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता हो, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो समय के साथ चेंज नहीं होता। वो पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी के घर पहुंचना है तो आप सबसे पहले उसके घर के लैंडमार्क पूछेंगे कि भाई आपके घर के नज़दीक में ऐसा कोई प्लेस है जिसकी पोजीशन फिक्स रहती हो। फॉर एग्जांपल पावर हाउस हो सकता है, सेंट्रल पार्क हो सकता है, या और भी अदर एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स रहती है। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन। ये ओरिजिन की जो पोजीशन है टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगी। ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन को हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। जैसा कि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हों, उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। आप इसे मूल बिंदु से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लैंडमार्क भी कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता। एग्जांपल मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे है। अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट की अपने को पोजीशन फाइंड करनी है, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो x होगी। बिकॉज x कौन सी है? x ये सामने वाली, यहाँ से यहाँ तक। ये x की जो वैल्यू है इसके पैरेलल है, इसके समानांतर है। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पहले लिखी। इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो तो होगी, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे हम y के इक्वल मान सकते हैं। यहाँ पे y है और इस y के इक्वल मान सकते हैं, यानी कि ये भी y होगा, इसलिए इसके पॉइंट्स हो जाएंगे x, y और इस x, y को ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को जैसा कि सामने क्लियरली लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स को हम x, y यानी निर्देशांक को हम x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x एक्सिस की अगर बात की जाए, x एक्सिस में जो x एक्सिस होता है, आपको x एक्सिस दिख रहा है, ये x एक्सिस है। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू, भले ही किसी भी पॉइंट पे ले लो, y की वैल्यू क्या होती है? 0। और y एक्सिस पे इस तरह से, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 0। इसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा कोई पॉइंट जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं।
इसके बाद ऐसा कोई भी प्लेन जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हो उसे हम, सामने क्लियरली लिखा हुआ है, कार्शियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी में कार्तीय निर्देशांक कह सकते हो आप। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है दो एक्सिस है, एक तो x एक्सिस है, y एक्सिस है। जब आप दो एक्सिस यानी कि दो लाइन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से उस पेपर के, जैसे एक पेपर पे आपने दो लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस पेपर के 4 पार्ट्स बन जाते हैं, 4 पार्ट्स बन जाते हैं और हर पार्ट को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। हर पार्ट को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस तरह से यहाँ पे आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कह सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल का चौथा हिस्सा। यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि क्वाड्रेंट को हिंदी में हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं, चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसके साइन की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 होती है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। रीज़न ये है कि इस ओरिजिन के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव होते हैं और ये भी पॉजिटिव होते हैं। डैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस और प्लस में होते हैं, इनके जो साइन होंगे वो प्लस और प्लस में हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू भी प्लस में। इस तरह से अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में खास बात है कि x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट जैसा कि आपको दिख रहा है, इस ओरिजिन से राइट साइड में जो वैल्यू होती है x एक्सिस पे वो पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू होगी लेस देन 0 होगी और y की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसलिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को -x, y लिख सकता हूँ और इसके साइन को x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है इसलिए माइनस लिख देता हूँ और y की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए प्लस लिखता हूँ। अब जरा बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको सामने दिख रहा है x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, y अगर ऊपर की तरफ प्लस है तो नीचे की तरफ माइनस, क्योंकि y एक्सिस हमेशा प्लस पॉजिटिव होता है और y डैश नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसलिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू प्लस और प्लस में है, वो प्लस और प्लस में है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट होगी। वैसे ही आपको x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस दिख रही है इसलिए इसके साइन माइनस और माइनस के होंगे। और इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0, डैट मीन्स x नेगेटिव और y नेगेटिव होगी। इसी तरह से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कुछ ऐसा ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन प्लस में है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये प्लस और माइनस लिख सकते हो। प्लस क्या, प्लस होता है x की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, y है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड जो वैल्यू होती है y की होती है। कोऑर्डिनेट्स को हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स को हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कह सकता हूँ x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। और इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं x, -y। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स के साइन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हों उनके डिस्टेंस को हम किस फॉर्मूले से, क्या डिस्टेंस निकाला जा सकता है, अगर निकाला जाए तो किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो है x1 y1, दूसरा है x2 y2। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओरिजिन, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स 0, x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे।
मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि x1 जो है, x1 आपको पता है, x1 किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे हम x1 कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम y1 कहते हैं। अगर ये आपको सामने x1 दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे भी हम x1 ही कहते हैं। चलिए, आपको ये डिस्टेंस मिल गई, ये y1 है, y1 भी आपको मिल गई, क्योंकि y1 जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेज़र करता है, मतलब लेंथ है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक। इसके बाद अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, ये x2 की वैल्यू है, इसे हम x2 लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है ना वो x2 है। अगर ये डिस्टेंस x2 है तो इसके जस्ट सामने अगर मैं लाइन यहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे ड्रॉ कर दूँ तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे भी हम x2 ही लिख सकते हैं, बिकॉज़ ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये सामने वाली जो साइड होगी इक्वल होगी। इस तरह से अगर ये x2 है तो ये भी x2 होगा। ये y2 क्या है, y2 है ये y2, इसके y के पैरेलल, y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसे हम y2 कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये y2 है तो यहाँ पे हमने इसको y2 कंसिडर कर दिया, ये y2 होगी, इस लेंथ को हम y2 कंसिडर करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने हैं, वो ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनेगा। इस वाली लाइन को हमने आगे की तरफ ड्रॉ किया, फिर ये आपको लाइन मिल गई, फिर इसको हमने इस तरह से मिला दिया। अब आपको ये डिस्टेंस यहाँ पे ये d है और ये d आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें इसके बेस को फाइंड करना पड़ेगा। बेस को फाइंड करने के लिए आपको पता है, यानी कि बेस को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो बेस की जो वैल्यू होगी वो होगी x2 माइनस x1। दैट मीन्स मैं यहाँ भी कुछ इस तरह से ही लिख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो होगी x2 माइनस x1। इसके बाद आपको ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसके लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सामने आपको ये लेंथ y1 दिख रही है, तो ये हो जाएगी y1, बिकॉज ये पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है। ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है इसे मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे डिस्टेंस में से y2 में से मैं y1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना। इस ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं कुछ। यहाँ पे मान लीजिए A है, इस पॉइंट पे B मान लीजिए, इस पॉइंट पे C मान लीजिए। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और इनकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, और ये जो लेंथ है y2 माइनस y1 है। इसके बेस की जो लेंथ है, बेस की लेंथ यहाँ लिखी हुई है x2 माइनस x1, यानी कि ये जो लेंथ है x2 माइनस x1 हो सकती है। इस तरह से आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस के जगह पे यहाँ आपको d दिख रहा है, तो यहाँ भी हम इसे d कंसिडर कर लेते हैं। ये पूरी लेंथ d है और डिस्टेंस यानी कि आपको फाइंड करने हैं, इसके जगह पे लिख दिया हमने d स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के जगह पे लिखा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस
बेस की जो वैल्यू है x2 माइनस x1 है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ बेस का स्क्वायर है। यहाँ से लिखा डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, पहले हम x की वैल्यू को लिख देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से अब हम d के प्लेस पे चाहो तो आप AC लिख सकते हो, बिकॉज आपको AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो AC यानी कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो फॉर्मूले हैं बड़े ही इजी होते। अब हमारे पास ये दो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल में जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया उस फॉर्मूले का यूज़ करके इन दोनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। 6,5 है और यहाँ लिखा हुआ है 2,3। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनको मार्क कर दीजिए एज x1 y1 एंड x2 y2। आप गलती कहाँ करेंगे? x1 y1 x2 y2 ऐसा होना चाहिए, बट आप गलतियाँ कर सकते हैं x1 देन x2। भाई साहब, ये जो वैल्यू है यहाँ पे x की है जबकि दूसरी वैल्यू y की होती है, इसलिए आप ये भूल के भी ऐसी भूल ना करना कि पहली x की वैल्यू दूसरी x की वैल्यू, नहीं, आपको x1 y1 ही लिखने। इसके बाद आपको दूरी फॉर्मूला यूज़ कर देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने अभी फॉर्मूले को डेराइव किया, वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद कभी कभी आप ऐसी भी गलती करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसा नहीं होता। फिर तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे x2 के जगह पे x2 की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2, माइनस के प्लस पे माइनस x1 के प्लस पे -6। अब अगर दो साइन एक साथ आ जाए तो अपने से राइट साइड में जो वैल्यू साइन के साथ है उनको एक ब्रैकेट में रख दीजिए और इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट लगा दीजिए एंड देन स्क्वायर कर दिया। इसके बाद y2 की वैल्यू जैसा कि आपको दिख रहा है -3 और y1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ -5 होल स्क्वायर। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 माइनस एंड माइनस प्लस 6 स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ -8, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस होता है 8 का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू भी 8 स्क्वायर और ये वैल्यू भी 8 स्क्वायर, डैट इज़ आप इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 64 और ये वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से। जब आप इन्हें जोड़ेंगे और आप जब इनका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 8√2। सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिए कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू सेम वैल्यू स्क्वायर होके ऐड हो रही है, जैसे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली आपको क्या करना, यहाँ लिखना 4√2। अगर आपको कहीं 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दिख जाए तो आपको सिंपली क्या करना, यहाँ लिखना 12√2। अभी ये कैसे आया, इसके लिए कंसेप्ट है, समझ सकते हैं। चलिए समझा देता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना, 12 स्क्वायर कॉमन लेना। जब आप 12 स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और 12 स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 12 बाहर लिख सकते हो, 1 + 1 यहाँ 2 लिख सकते हो। इस तरह से आप इन्हें शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया होगा आपने। चलिए अब हम जरा दूसरे क्वेश्चन पे भी गौर करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहां पे a t स्मॉल है
स्क्वायर लिखा हुआ है, 2at लिखा हुआ है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है a कैपिटल T स्क्वायर और 2at। यहाँ पे आपको इसे x1 y1 कंसिडर करना और इसे आपको x2 y2 मान लेना। फॉर्मूला वैसे ही आपको लगाने हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है जैसा कि आपको पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स, देन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 के प्लस पे x2 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ लिख सकता हूँ मैं at स्क्वायर x2 के प्लस पे, माइनस x1 के प्लस पे आपको रखना है at स्मॉल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लस पे आपको रखने हैं 2a कैपिटल T, एंड देन y1 के जगह पे रखने हैं आपको 2a स्मॉल t होल स्क्वायर। इसके बाद आपको इस फर्स्ट पार्ट में से a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर भी लगाने हैं। आपको यहाँ से a कॉमन दिख रहा है, जब a को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा a स्क्वायर। रीज़न ये है कि यहाँ से a कॉमन हुआ और यहाँ स्क्वायर है, बाहर निकलते a स्क्वायर होगा और अंदर लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस स्मॉल t स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपको 2a कॉमन दिख रहा है, जब इसे बाहर करेंगे तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर होगा और यहाँ भी आप लिख सकते हैं t माइनस स्मॉल t होल स्क्वायर। इसके बाद आपको इस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में a स्क्वायर कॉमन है, जब a स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a। इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, ओनली बचेगा 4 और इसे आप 2 बार लिख दीजिए। जब आप 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिखने का रीज़न ये है कि अब ये कॉमन होगा, ये पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में t-1 और t-1 कॉमन है। यहाँ पे होल स्क्वायर भी लिखना होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लिख दीजिए। इस तरह से यहाँ एक, आप इसको 2 बार मत लिखिए, एक बार ही लिखिए, इसे स्क्वायर लिख दीजिए। तो t माइनस स्मॉल t और t माइनस स्मॉल t स्क्वायर कॉमन हो गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a अंडर रूट t माइनस स्मॉल t होल स्क्वायर। इन दोनों पोर्शन में हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा t प्लस स्मॉल t होल स्क्वायर प्लस 4, बिकॉज हमने यहाँ से और यहाँ से t माइनस कैपिटल T माइनस स्मॉल t, कैपिटल T माइनस स्मॉल t कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बच गई और इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a कैपिटल T माइनस स्मॉल t देन रूट ओवर कैपिटल T प्लस स्मॉल t होल स्क्वायर प्लस 4, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे हम बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।